नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गुजरात के महादंगल का पहला राउंड आज खत्म हो गया और दूसरा और फाइनल राउंड चंद दिनों बाद है। अब इस दंगल को कौन जीत रहा है, इसे लेकर आज दिन भर या यूं कहें शाम तक सस्पेंस बरकरार रहा। और ये कहा जा सकता है कि चाहे वो मोदी की सेना हो या फिर भाजपा के समर्थक, उत्साह की, जोश की कहीं ना कहीं कमी दिखी। उसका कारण यह था कि 5 बजे के आंकड़े जो मेरे पास उपलब्ध हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग प्रतिशत नीचे आया है। यानी लोग अपने घरों से पिछले चुनाव की तुलना में कम निकले। अब कहा तो यह जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज का भी रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन आज हुआ उसका उल्टा। अब इसे क्या समझा जाए? क्या मोदी जी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, वोटर हैं, वो घरों से नहीं निकले, या फिर जो फ्लोटिंग वोट है, जो हो सकता है कि सत्ता विरोधी भी हो, वो अपने घरों से नहीं निकला? इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सस्पेंस है। अब जिस तरह वोटिंग के रुझान दिन भर गुजरात के कोने से आते रहे, यानी आप मान लीजिए दक्षिण गुजरात से, सौराष्ट्र से, कच्छ थे या फिर ट्राइबल एरिया से, ये रुझान ऐसे थे जिसने बीजेपी के समर्थकों में या मोदी कैंप में बहुत जोश नहीं भरा, उत्साह नहीं दिखा उनमें। और शायद इसीलिए शाम ढलते ढलते समूची बीजेपी ने अपनी सारी ताकत मोदी जी के रोड शो में झोंक दी। और अहमदाबाद का ये जो रोड शो है, इसे कहा जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा रोड शो है और जाहिर तौर पर सबसे महंगा भी, जहां पर पूरा काडर जुट गया लोगों को घरों से निकालकर सड़कों तक लाने के लिए। और आखिरी राउंड से पहले के मोदी जी के इस रोड शो को कामयाब करने के लिए फिर गोदी मीडिया भी पूरी तरह जुट गई है और हर चैनल ने मोदी को शेर, लायन और न जाने क्या क्या कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नारे लगते हैं कि कौन आया, गुजरात का शेर आया। अब इस शेर पर गोदी मीडिया तो फिदा है, इस पर तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन जनता, वोटर इस शेर पर फिदा होता है या नहीं होता है, इसे लेकर मैंने पहले भी कहा और अब कह रहा हूं कि सस्पेंस है, सस्पेंस बरकरार है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सस्पेंस पर, ये जो धुंध है, इसको छांटने के लिए मैंने कोशिश करी आपके लिए कि गुजरात के जो सबसे एक्सपर्ट और सबसे बेखौफ पत्रकार हैं ग्राउंड जीरो से, वो किस तरह का रिपोर्ट या हाल सुना रहे, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ इस वक्त होंगे गांधीनगर से आर.के. मिश्रा, 50 साल का एक्सपीरियंस रिपोर्टिंग का, एक बहुत बड़ी बात है। और साथ में अहमदाबाद से होंगे गिरीश जोशी जी, 30-35 साल का इन्हें भी एक्सपीरियंस है। और हिमांशु जी राजकोट से होंगे, जहां आज वोटिंग है, पूरे सौराष्ट्र के आपको बताएंगे, हाल बताएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो नब्ज पर इनका हाथ है, उससे आपको भी तस्वीर थोड़ी क्लियर होगी कि इस दंगल में आखिर होने क्या जा रहा है। अब गोदी मीडिया का वो जो शेर आया, इस तरह की रिपोर्टिंग से हटकर अगर ग्राउंड जीरो का आप सही में हाल जानना चाहते हैं तो वो तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं 3-4 बातें रखना कि ये जो आज की वोटिंग हुई उससे पैटर्न क्या इमर्ज हो रहा है, आज की वोटिंग का मतलब क्या है, मायने क्या है। और 3-4 चीज़ें इमर्ज हो रही हैं। नंबर 1 चीज़, जिन शहरों में बीजेपी का गढ़ है या जिन शहरों में बीजेपी के किले सबसे मजबूत हैं, जैसे सूरत, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूरत से पिछली बार मोदी जी ने पूरे चुनाव के नतीजों को बदल दिया था। सारा सूरत वो स्वीप करके ले गए थे और इस बार वहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत दिख रही है। तो जो शहर हैं जहाँ पर बीजेपी मजबूत है, आज वहाँ वोटिंग कम हुई। अब ये खतरे की घंटी हो सकती है बीजेपी के लिए। इसी तरह से बहुत से जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं या मिक्स्ड पॉकेट्स हैं,
वहाँ पर जमकर वोटिंग हुई। और ये भी ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, भरूच में देखने को मिलेगा। सूरत में जैसे आपने देखा कि वोटिंग कम है शहर में, लेकिन अगर आप ट्राइबल एरियाज़ की तरफ जाते हैं जहाँ कांग्रेस के गढ़ हैं, जैसे नर्मदा, ये भी एक ट्राइबल एरिया है, आदिवासियों का एरिया है जहाँ पटेल साहब की मूर्ति लगी हुई है। और डांग का जो एरिया, ये जो एरियाज़ हैं ट्राइबल एरियाज़ या देहात का इलाका जो आप कह सकते हैं, यहाँ पर वोटिंग ज़्यादा हुई है और ये गढ़ कांग्रेस के हैं। अभी जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, वोट प्रतिशत कम हुआ है, यानी लोगों ने वोट इस बार कम दिया है पिछली बार की तुलना में। इसको लेकर बीजेपी का ये कहना है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी कोई लहर नहीं है, इसलिए वोटिंग सामान्य हुई है, वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा है। यानी अगर लोग नाराज़ ज़्यादा होते तो उनका कहना है कि वोट परसेंटेज ज़्यादा होता। ये तर्क बीजेपी का है। और जो विपक्ष है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का ये तर्क है कि दरअसल बीजेपी के जो वोटर हैं वो बीजेपी से नाराज़ थे और घर से निकले ही नहीं। यानी बीजेपी का जो वोटर है वो नहीं घर से निकला, हमारा वोटर घर से निकला है। ये तर्क विपक्ष का है। लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों एक बात रखना चाहता हूँ कि ये जो वोटिंग पैटर्न है, कम और ज़्यादा, कम और ज़्यादा, हकीकत ये, सच्चाई ये है कि कोई भी सेफोलॉजिस्ट, कोई भी एक्सपर्ट इसको सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाया, इसके मतलब नहीं निकाल पाया। मिसाल के तौर पर अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो आप देखेंगे कि 2012 में वोटिंग परसेंटेज जब 72% था, तब बीजेपी को 115 सीटें मिली। और जब वोटिंग परसेंटेज कम हो गया 69, तो बीजेपी 115 से 99 पे आ गई। यानी कभी कम वोटिंग परसेंटेज पे बीजेपी को ज़्यादा मिल रहे हैं और कभी कम वोटिंग परसेंटेज पे बीजेपी को कम वोट मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो वोट प्रतिशत है ये कम क्यों हो रहा है, ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसको लेकर सब अपने अपने तरीके से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मायने नहीं निकालने चाहिए। जो मैं मायना निकाल रहा हूँ वो ये निकाल रहा हूँ कि बीजेपी कैंप में कहीं ना कहीं आज वो जोश नहीं था। और सही बोलूँ तो असली एग्जिट पोल, असली और एक्यूरेट एग्जिट पोल वोटिंग के बाद वो ये शख्स कराते हैं, अमित शाह। और अमित शाह को पता रहता है कि आखिर गुजरात किस तरफ जा रहा है या चुनाव किस तरफ जा रहा है। और आने वाले 3 दिन में, या जिस तरह से शाम ढलते ही अमित शाह और उनकी टीम ने मेहनत करनी शुरू कर दी रोड शो में, उससे एक चीज़ तो जाहिर है कि पहला चरण थोड़ा सा बीजेपी नर्वस है और उसकी रिकवरी के लिए आने वाले 3 दिन में ईंट से ईंट बजा देगी बीजेपी। ऐसी बात उनके खेमे में चल रही। यानी युद्ध स्तर पर मोदी 3 दिन चुनाव लड़ेंगे। और अब ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं कराऊंगा, सीधे चलते हैं गुजरात के ग्राउंड ज़ीरो, जहां 3 धुरंधर पत्रकार इंतज़ार कर रहे हैं आपका। मिश्रा जी, पहला जो फेज़ है उसका चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। एक चीज़ जो ट्रेंड सामने आया है, ट्राइबल एरियाज़ में, देहात क्षेत्र में, वहाँ पर वोटिंग जो है ज़्यादा हुई है और शहरी क्षेत्रों में वोटिंग कम हुई है। जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं इस वक्त, मुस्लिम एरिया में बहुत रुझान देखा गया, वहां भी वोटिंग जबरदस्त हुई है। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि रूरल एरिया में वोटिंग ज्यादा है और अर्बन एरिया में वोटिंग कम है, इससे हम क्या समझें, क्या मतलब निकालें, क्या मायने निकालें इसके, मिश्रा जी? मेरा मानना यह है कि कांग्रेस का अपना स्टैंड बना हुआ है और अगर कोई दूसरा घुसा है तो वो ट्राइबल पार्टी के उसमें आम आदमी पार्टी घुसी, क्योंकि कैंडिडेट्स भी कई बीटीपी में से गए हुए हैं। तो जाहिर है कि वो एडवांटेज, जहां तक मेरा सवाल आता है, वो कांग्रेस की तरफ जाता है। और बाकी इलाकों में हम लोग पहले से भी ये कह रहे थे कि भाई अगर अर्बन इलाकों में कुछ होगा तो वो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, और उन गढ़ों में अगर कुछ कमजोरी पड़ रही है तो जाहिर है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो बीजेपी को प्रॉब्लम होगा। मैं हिमांशु जी के पास जाऊंगा। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि क्या
अगर वोटिंग शहरों में कम हुई है और देहात में ज्यादा हुई है, तो क्या ये बीजेपी के लिए, हिमांशु भाई, अच्छी खबर है या बीजेपी के लिए बुरी खबर है? देखिए, वोटिंग शहरों में अगर कम हुई है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अर्बन बेस्ड वोट बैंक है, पर जिस तरीके से मैं टेलीविजन पे देख रहा था, दूर दराज के गांवों से बहुत सारी खबरें ये आ रही थी कि ईवीएम्स में टेक्निकल फॉल्ट होती थी। तो ज्यादातर मतदार मतलब या तो कई जगह पर बहिष्कार किया है मतदान का, या फिर वो चले गए हैं, अपना मतलब वेस्ट नहीं किया है टाइम। तो अगर ये मामला है तो वो कहाँ पे क्या बैलेंस होता है ये देखना पड़ेगा। दूसरी एक कच्छ से भी कुछ एक खबर आई थी कि कच्छ में पोलिंग शुरू थी और तब मतलब पूरा पोलिंग स्टाफ खाना खाने बैठ गया और मतदाता बाहर बैठे थे। तो ये क्यों हो रहा है ये समझना पड़ेगा। तंत्र या आई मीन इलेक्शन कमीशन ये कैसे चलने देता है, क्योंकि पोलिंग ड्यूटीज ऐसी ड्यूटी है जिसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि एक मिक्स बैग ऑफ रिएक्शंस वोटर्स की, जिस तरीके से मैं प्रतिक्रिया देख रहा हूँ आज सुबह से, जिस तरीके से व्हाट्सएप पे कुछ कॉल्स वायरल हुए जिसमें तक्षशिला वाला जो कांड है सूरत का, उसका मुद्दा उछाला गया है, मोरबी का मुद्दा उछाला गया है, हुच ट्रेजेडी उछाली गई है। मतलब ये ऐसे लोग हैं बीजेपी के वोटर्स जो बात कर रहे हैं कि आपको ये याद रख के वोट करना है। तो ये सब चीजें फिलहाल मतलब पूरे दिन में ये ऑब्जर्व की है हमने। और जहां जहां पे भी डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे या टेलीविजन मीडिया पे जब लोगों को बात करते हुए सुना वोटर्स से, तो कहीं ना कहीं एक मिक्स बैग ऑफ रिएक्शन थी। कोई नए वोटर्स थे, वो चाहते थे कि हम विकास और प्रगति वाली जो आइडियोलॉजी उसको वोट करना चाहते हैं। कोई कहते थे कि परिवर्तन जरूरी है, कोई कहता था कि जैसे चल रहा है सोशलिज्म और रोटी कपड़ा मकान वाली जो राजनीति थी वो बेहतर है। तो एक मिक्स बैग ऑफ रिएक्शन आ रहा है। तो कहाँ पे किसने क्या किस तरीके से रुझान आएंगे वो तो मुझे लगता है 8 तारीख को ही पता चलेगा। जी। पर इंटरेस्टिंग चीज एक और है कि आज शादियां बहुत है, तो ये जो टर्न अराउंड के कुछ आंकड़े कम आ रहे हैं फिलहाल, वो शायद शादियों की वजह से भी है कि शादियों में जिस तरीके से लोग गए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो टर्न अराउंड में इम्पैक्ट हुआ है सौराष्ट्र कच्छ में खास करके। और बाकी मतलब एक विंटर सीजन है, लोग दोपहर को खाना खा के सो जाते हैं ज्यादातर सौराष्ट्र कच्छ में, तो वो भी बाहर निकले नहीं है, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही है। आपका फीडबैक क्या है? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी आज के इस 1 दिसंबर की पोलिंग से बहुत ज्यादा खुश नहीं है? उनके कैंप में कहीं ना कहीं एक टेंशन सी है? दीपक जी, ये इनका पूरा जो टीम है वो बहुत ही विजिलेंट है। अभी एक मैसेज आया कि सूरत नॉर्थ और ईस्ट में टोरेंट कंपनी का रिकॉर्ड है कि 1 सेकंड कभी लाइट नहीं बंद होती है। वहां पे 45 मिनट तक लाइट बंद हो गई मुस्लिम बाउल एरिया में। अब वहां पे वो धरने पे बैठे हुए हैं तो वो बोल रहे हैं कि कैसा टेक्निकल फॉल्ट था, 10-15 मिनट ही बंद था, लेकिन जो कभी नहीं होता वो हुआ। इसका मतलब है कि ये बौखलाए हुए हैं और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, द लास्ट वेपन दैट दे कैन यूज। इससे ये लग रहा है कि उनके पास भी कुछ फीडबैक आ रहा है कि पोजीशन ठीक नहीं है। अभी वहां से लोकल से जो बात कर रहे थे, एक कांग्रेस के यहाँ पर वैसे वो प्रशांत किशोर माने जाते हैं, उससे अभी मेरी बात हो रही तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई जो पहली बार इन्होंने अडॉप्ट की है। और वो बोले कि वो ओपन में हम लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन वी वर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, और जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग कम वोट से आ रहे थे उस पर हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो इन्होंने बोला क्या, मैंने बोला बेसिक थियरी क्या है, तो इन्होंने बोला कि जैसे एटम्स होते हैं ना, जैसे प्रोटॉन्स होता है वो पॉजिटिव एटम होता है, वो आप उसको कुछ भी गलत बोल दो वो तो एक चीज और गिरीश जी, आप पूरी मुस्लिम क्षेत्रों में अच्छी पैठ रखते हैं। आप MIM ओवैसी फैक्टर कितना मुस्लिम इलाकों में चल रहा है, या वहां पर ओवैसी को टीम बी मानकर खारिज करके लोग जो हैं मुस्लिम मतदाता, वो जहां पर उनको कांग्रेस मजबूत दिख रही है कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी मजबूत लग रही है वहां मुसलमान जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा है। मुस्लिम माइंडसेट क्या है और ओवैसी फैक्टर कितना असर कर रहा है? ओवैसी फैक्टर में जनरली बात करते हैं तो इनको खुद को पता है कि कहीं वो बैठ नहीं रहे। इन्होंने जहां पे देखा कि बहुत ही कमजोर सीट है, अब कच्छ का जैसे अबड़ासा इलाका है, वहां पे MIM के आदमी गए, तब उन्होंने बोला कि ये हमारा प्रॉमिस था कि जो भी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देगी तो आप लोग एंट्री नहीं करोगे। तो अबड़ासा में उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। तो मुस्लिम कम्युनिटी की रजा के बगैर वो कहीं नहीं खड़े हैं, और वो ऑब्वियस है कि मुस्लिम्स ने उनको वहां अलाउ नहीं किया होगा जहां पे वो कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं। मिश्रा जी के पास जाओ। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि 8 दिसंबर को जब मशीन खुलेगी तो आम आदमी पार्टी कितना बड़ा गेम स्पॉइलर होगी? क्या आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ने जा रही है मोदी जी का?
मेरा बहुत स्पष्ट उत्तर देखिए, जाता हूं मैं। आम आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, फोकस हुआ है, और काफी उन लोगों ने फोर्सफुली गेम प्ले करने की कोशिश की है। इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। देखिए, फीडबैक ये है कि पिछले ये समझ लीजिए कि 72 घंटे में उन्होंने ट्रैक चेंज किया है। बीजेपी ने ट्रैक चेंज किया है, और आम आदमी को पार्टी को अटैक करने के बाद की बजाय वो अब उनका सारा फोकस कांग्रेस पे वापस आ गया है। सडनली आपको ये क्या जरूरत पड़ गई कि यूपी मॉडल को आप प्रोजेक्ट करने लगे और बुलडोजर को हर जगह ले आए हैं? जी। आपको मोरबी जैसी जगह में, जहां पर एक हादसा हुआ है, 134 लोग उस हादसे में वो हो गए, वहां आपको बुलडोजर ले जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? शोकेस करने के लिए आप बुलडोजर में बैठ के आदित्यनाथ जी की यात्रा सूरत में क्यों निकाल रहे हैं? ये बौखलाहट के, प्योर बौखलाहट के नमूने हैं। जी गिरीश भाई, जैसा कि हिमांशु भाई ने बताया कि वोट जो परसेंटेज है, यानी जिन लोगों को वोट देना था उनकी संख्या काफी नीचे चली आई है अगर हम पिछले चुनाव से तुलना करें। तो अगर लोग घरों से नहीं निकले और खासकर शहर में नहीं निकले, तो इसका नुकसान आपको क्या लग रहा है? क्या इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि इसमें अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग सिस्टम से हुआ है। कहीं पे डेलिबरेटली लोग नहीं निकले, और इसमें जो जिन लोगों की टिकट काटी गई है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। मैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम नहीं दूंगा, उनका जो बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजर था उससे मेरी बात हो रही थी, तो इन्होंने बोला कि एज फैक्टर से इन्होंने निकाल दिया। नॉर्मली इन लोगों में प्रोसीजर होता है कि जो अगले को टिकट मिली है उसके जीताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स एमएलए की होती है, तो वो खर्चा भी करता है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कहीं तोड़ने के लिए खड़ा करता है। लेकिन अभी जिसको लास्ट मोमेंट पे काटा गया है उनके पास अब फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, तो दे हैव स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो एमएलए जो खड़ा है उसको बीजेपी का है, वो कॉर्पोरेटरों से पैसा मांग रहा है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो लिटरली 24 घंटे से उसकी एक्टिविटीज ही बंद हो गई है। तो ये जो पोजीशन हुई है कि जिनकी टिकट काटी गई है वो अगर सेबोटाइज नहीं करेंगे तो कम से कम इनएक्टिव हो गए हैं, फाइनेंस देना बंद कर दिया है, तो ऐसी काफी सीटें हैं जिन पर इनको नुकसान होने वाला। जी मिश्रा जी, मोदी जी युद्ध स्तर की तैयारी पर मजबूर क्यों हैं? वार फुटिंग पे क्यों लगे हुए हैं कि मतलब उन्होंने युद्ध क्यों मान लिया है? आपके सवाल का जवाब भी दीपक जी आप ही दे रहे हैं। आपने दे दिया, आपके सवाल का जवाब आपने ही दे दिया। अगर इस चीज की जरूरत पड़ रही है, इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी जी की और अमित शाह जी की नाक का सवाल है। गुजरात में अगर ऊंच नीच हो गई तो आप ये मान लीजिए कि 2024 में एक भूचाल सा आएगा गुजरात की ऊंच नीच से। बाहर आएगा सो आएगा, पार्टी के अंदर भी इसका कभी होगा। और मैं ये बताऊं दीपक जी के, आपके अपने ही चैनल पे जो डिस्कशंस हम लोग करते रहे हैं उन सब का निचोड़ आज आपको देख रहा है, और आने वाले अगले 5 दिन में दिखेगा। आपसे मेरा सवाल ये कि कांग्रेस के बारे में हमने चर्चा नहीं करी। सौराष्ट्र में क्या इस वक्त कांग्रेस की स्थिति है? कद से आपको क्या रिपोर्ट मिल रही है? और कुल मिलाकर हम कांग्रेस को इस इलेक्शन में क्या देख रहे हैं? क्या कांग्रेस वाकई जिस तरह से चुपचाप धीरे धीरे काम कर रही थी उसका नतीजा रिफ्लेक्ट होगा 8 दिसंबर को? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी जो मतलब अभी जो विडंबना है यही है कि ये टर्न अराउंड जो कम हुआ है वो शहरी एरियाज में हुआ है या ग्राम्य इलाकों में, वो ये देखना पड़ेगा। मतलब एक वोटिंग के जो आंकड़े आएंगे तब जाके पता चलेगा। और अगर शहरी इलाकों में कम हुआ है मान लीजिए, तो वो कौन से वोटर्स थे? कमिटेड वोटर्स, भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो कार्यकर्ता, जिस तरीके से बोला जाता है हमको कि 1.25 करोड़ कार्यकर्ता पूरे गुजरात में, उसमें से थे, या फिर वो फ्लोटिंग वोटर्स थे, या किस तरीके से थे? तो कांग्रेस ने जिस तरीके से ग्राम्य में अपना फोकस रखा है, मुझे लगता है ग्राम्य के आंकड़े, आदिवासी बेल्ट के अगर आप आंकड़े देखेंगे बहुत ही प्रोत्साहनजनक आंकड़े हैं। तो उस तरीके से ग्राम्य के आंकड़े क्या आते हैं, रूरल बेल्ट के क्या आंकड़े आते हैं, उसके ऊपर से हमें लगेगा कि किस तरफ का झुका हुआ है। और अगर शहरों में मान लीजिए डेंट हुआ है, तो शहरों में बीजेपी के कमिटेड वोटर्स बाहर नहीं आए,
या फिर फ्लोटिंग वोटर्स बाहर नहीं आए या कांग्रेस के कमिटेड वोटर्स बाहर आए, मुझे लगता है ये सब हम 8 तारीख को इसके ऊपर बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या गया है अंदर ईवीएम के अंदर, ये तो मेरे ख्याल से जिसने बटन दबाया उसी को पता है। तो जी जैसे मैंने कहा, अभी भी मुकाबला तिकोनिया है, क्योंकि जो ट्रायंगुलर रिएक्शंस आ रहे थे वोटर्स के, वो सभी आइडियोलॉजी को देख के आ रहे थे। जिस तरह का गोदी मीडिया बार बार ऐलान कर रही सुबह शाम कि बीजेपी तो जीत गई साहब, मोदी जी तो जीत गए, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई जो गोदी मीडिया कह रही है या जो ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनल पे कि बीजेपी का जो सफर है वो जीत की तरफ बढ़ रहा है, या आप मानते हैं कि अभी भी फाइट जो है बहुत टफ है? बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सट्टा बाजार जो बोल रहा है वो भी कहीं मेरे को लगता है कुछ उन्होंने बबल अप किया हुआ है। बाकी जो अगर लोकल ग्राउंड में जाते हैं तो पीपल आर एनॉयड, एब्सोल्युटली। हाँ, कुछ हिमांशु जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, सट्टा बाजार के जैसे गिरीश जी ने बोला, सट्टा बाजार का आंकड़ा 148 पे शुरू हुआ था, कल का जो भाव 112 का खुला है, तो सट्टा बाजार भी अभी सट्टे में है, पहली बात ये। दूसरा, अगर आप एक्सचेंजेस देख लीजिए, स्टॉक एक्सचेंजेस कल बहुत ही स्ट्रांगली खुले, आज भी स्ट्रांगली खुले, तो मुझे लगता है, मुझे समझता है कि लोग ये सब कंट्रोल कैसे करते हैं, सट्टा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। नहीं, लेकिन 148 से आप कह रहे हैं 112 आ गया। हाँ, 148 से अगर पहले खुला था, वहां से अब 112 आ गया। ऐसा तो नहीं है कि 5 तारीख के बाद ये 99 के नीचे चला जाए? हाँ, मतलब वो भी भाव नहीं लेते 112 का, समझो आप, भाव नहीं लेते, वो 112 बोल रहे हैं, वो भाव लेने के लिए। मिश्रा जी, अंतिम सवाल आपसे इस शो में, आपको क्या लग रहा है कि परिवर्तन होने जा रहा है या मोदी जी एक बार फिर से उनकी सरकार आ रही है गुजरात में? मैं जो है शंकर सिंह वाघेला के शब्द दोहरा देता हूं, और वो ये है कि लोग जो है चेंज चाहते हैं, लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं या इसके लिए तैयार है कि नहीं, ये देखने की बात। मतलब मन परिवर्तन का है, लेकिन क्या अपोजिशन जो है उसको कैश कर पाता है उस अपॉर्चुनिटी को कि नहीं, ये आप कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों महानुभाव जो है हमारे साथ। जी, एक लास्ट कमेंट आपके जाते जी। देखिए, लास्ट टाइम 2017 में अगर आप बोले, हर कोई जो बोलता है, जो भी दिल्ली से आते पत्रकार यहाँ पे गुजरात में बोलते कि पाटीदार फैक्टर इस बार नहीं है। पाटीदार फैक्टर लास्ट टाइम भी नहीं था। पाटीदार इलाके, बहुल माले जितने पाटीदार इलाके हैं, वहां पे इतनी इंपैक्ट नहीं आए, तो तब वो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो इस बार बढ़ रही है। तो अब ये टर्न अराउंड के जो आंकड़े हैं वो थोड़े उसके साथ मैच नहीं हो रहे, वो देखना पड़ेगा 8 तारीख को कि एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है 2017 वाली या किस तरीके से मामला आगे बढ़ा। लेकिन गट फीलिंग क्या कह रही है हिमांशु भाई? आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है? गट फीलिंग यही कि परिवर्तन हो सकता है। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ, गट फीलिंग मेरा कहना है कि ग्राम्य के आंकड़े आएंगे ना टर्न अराउंड के, उसके ऊपर से पता चलेगा, और शहर में कमिटेड बीजेपी वोटर्स निकले हैं नहीं निकले वो देखना पड़ेगा। तो आपने हमारे एक्सपर्ट्स को भी सुना, और लब्बो लुआब यही है कि कहीं कहीं फाइट ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है, और कहीं कहीं सीधी फाइट है बीजेपी और कांग्रेस, जो बड़े पुराने प्रतिद्वंदी हैं। बहरहाल घमासान जो गुजरात में है अभी और तेज़ होगी, और आखिरी जो 72 घंटे हैं वो वाकई देखने और समझने लायक होंगे, क्योंकि तब पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। मेरी कोशिश होगी कि आपको अपडेट करता रहूं। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिए, गुजरात के लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो वोटर है उसको पता रहे कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। तो इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। कमेंट ज़रूर भेजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आखिर में नमस्कार, और नमस्कार से पहले ये वादा कि फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।